नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आवाज जनादेश की विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के प्रखंड विद्वान व पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा रमन शास्त्री जी से है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। आज हमारे बीच भारत के यशस्वी विद्वानों में प्रखंड विद्वान राधा रमन शास्त्री जी इस परिचर्चा का हिस्सा बने हैं। मैं शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं। सर, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा विषय है वो जिस तरह से पूरा आज विश्व एक महामारी की चपेट में आया है, उसी तरह से हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हिमाचल में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आर्थिक स्थिति डगमगा गई, और हमने खुद भी देखा है कि लोगों की परिस्थितियां आर्थिक दृष्टि से बहुत गंभीरता के साथ चिंतन का विषय बन चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं या सरकार को करने चाहिए जिससे लोगों की आर्थिक और प्रदेश की आर्थिक बनी रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा शास्त्री जी कि आप प्रखंड विद्वानों में विद्वान हैं और आप सिस्टम के अंदर भी रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो आप हर चीज से परिचित हैं और स्पीकर भी आप रहे हैं। तो इसमें राजेश जी, मुझे पता क्या कहना है। कहना ये कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रदेश अगर उसको व्यवस्थित रूप से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होना है, उसको 3 चीजों को समझने की जरूरत है। इकोनॉमी का विकास जो है ये क्रमशः इन 3 चीजों से निकलता है। सबसे पहले जो है हमारी कृषि है। जब उन्नत कृषि होगी और कृषि का क्षेत्र सुदृढ़ होगा, उसके पश्चात ही हम जो है वो उद्योग की तरफ जा पाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी निकल रहा है, उद्योगों से जो कुछ बनता है वो सब धरती देती है। रबड़ धरती देती है, लोहा धरती देती है, सब कुछ चीजें 1 to all सारी चीजें धरती से आती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सदैव प्रधान रही है। वैदिक काल से लेकर के कृषि प्रधान रही है और इसी कारण से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और 2008 के अंदर जो बहुत बड़ा एक खड़ा हुआ था बवंडर पूरे विश्व में, आर्थिक बवंडर, आर्थिक दृष्टि से बड़ी खराब हालत हुई थी। अमेरिका के 16 बैंक एक ही रात में धाराशायी हो गए थे। उस समय भी भारत के लोग जो है खड़े रहे और उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। और उसका कारण क्या था कि हमारे अन्न के भंडार जो है वो सरप्लस थे। हमने कृषि को टूटने नहीं दिया, जबकि एक अनुमान के हिसाब से लगभग जो 30 करोड़ कृषक है वो वास्तव में वो मजदूर है जो जमींदारों से कृषि क्षेत्र लेकर के फिर मजदूरी करते हैं। लगभग 40-45 करोड़ के करीब इस देश में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, दाएं बाएं से जैसे कैसे भी है। तो उसका ये मेरा ये सुझाव रहेगा यहाँ हिमाचल प्रदेश में इस हालात में, जबकि ये कोरोना का भय जो है अभी व्याप्त रहेगा। अक्टूबर-नवंबर से पहले तो किसी भी प्रकार से हम इससे जो है ना भय से मुक्त नहीं होंगे। अक्टूबर-नवंबर तक जो है जब वैक्सीन आती है, फिर हर 100 वर्ष के बाद ऐसी चीजें आती है। स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, फिर जब वैक्सीन वगैरह निकल गया तो निकल गया। ये एक टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या करने की जरूरत है? मेरा जो अपना सुझाव है, मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है ना इमीडिएटली एकदम छोटे छोटे उद्योगों पर कंसंट्रेट कर लेना चाहिए। छोटे छोटे, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग हियर, नाइदर इन द स्टेट नॉर इन द कंट्री टू दैट एक्सटेंट, उस जगह तक भी जहाँ हमको मतलब आर्थिक लाभ हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक बात बताता हूँ मैं, आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। 2005 से पहले वो सारी चीजें जो आज हम चीन से खरीद रहे हैं भारत में बनती थी, और भारत का भी दिल्ली का सदर बाजार के चारों तरफ ये सब चीजें बनती थी।
ये हमारी भारतीय जो नीति रही है आयात निर्यात की, उसकी एक बहुत बड़ी ये त्रासदी है कि कुछ लोगों ने पैसों के चक्कर में आयात को प्रोत्साहित कर दिया और छोटे छोटे हमारे जो मजदूर है वो मर गए, छोटे छोटे जो कारखाने थे वो टूट गए, छोटी छोटी कंघी वगैरह ये सारी चीजें इसके लिए कहीं जाते ही थे 2005 से पहले। मिट्टी के बर्तन वगैरह जैसे बनते कुछ भी सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें यहाँ बनती या हैं। हमारे गांव में जैसे कुम्हार वगैरह काम करते थे इस तरह से, ये आपका कहना और है कि ये उसको चीज़- प्रोत्साहित ना करके निरुत्साहित, क्या मैं ये कहूंगा, जी, जी। 2005 से पहले, उसके बाद चीन एंटर कर गया। इट वॉज नॉट बिफोर 2005 इन अवर कंट्री। आपने आपने लघु उद्योग की बात की, तो थोड़ा सा हमने भी इस पे एक जब सरकार की एक नोटिफिकेशन आई कि इस तरह की जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको छोटे छोटे लॉन्स दिए जाएंगे, तो हमने इसमें बड़े ग्राउंड जीरो से काम किया। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कृषि की बात है, कृषि की आपने बात की, तो कृषि में केसीसी की लिमिटेड लोगों की बनी है। अब कृषि थोड़ा सा जो है इस तरह से डिजास्टर की वजह से कृषि विलुप्तिकरण की ओर तो नहीं बोलेंगे, पर लोगों की फसलें कम आई है, कई खराब हो गई है। अब उनके वो लोन जो है, उनके पास ये स्थिति है कि ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं है। अब वो तो 90 डेज के अंदर तो एनपीए घोषित कर देगा बैंक। सरकार कहती है कि जी हम बैंकों को, बैंक के माध्यम से किसानों को फिर से प्रोत्साहित करेंगे, उनको बैकअप देंगे। लेकिन मेरे को ये जो स्कीम लग रही है कि अगर सरकार को इस पे भी चिंतन करना पड़ेगा कि अगर आप लोन देना चाहते तो ऑलरेडी इसमें छोटी छोटी ऐसी चीजें। मैं तो मूल रूप से ये कहता हूँ कि हम मूल रूप में जो समस्या है हमारे सामने और जो समाधान है, समाधान ढूंढे नहीं जा रहे हैं, समाधान करने आ नहीं रहे हैं। मुझे ये कहना है, डाइवर्सिफिकेशन की हमेशा जरूरत रहती है, हर युग में जरूरत रहती है, हर समय में जरूरत रहती है। आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई अब ये नहीं आप ये उत्पादन करो, ये नहीं आप वो उत्पादन करिए। उसके लिए जितने भी कृषि अधिकारी है, जो भी कोई टीम लगी हुई है कृषि विभाग की, कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो शून्य है एक प्रकार से। होना ये चाहिए कि एक इसमें बार बार जगह जगह में सभाएं करें, लोगों को बुलाएं कि आप इस पर इस ढंग से करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर वो लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अब उत्तर प्रदेश को तुम प्रदेश कहते हैं, अगर ये देश होता तो भी दुनिया का 11वां बड़ा देश होता उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश को भी वहां के मुख्यमंत्री जी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, सब उनका ध्यान जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, हम ईंटों को मंगाते हैं बाहर से मकान बनाने के लिए, और ईंटें 10 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो नजदीक में पड़ा हुआ है, उसका उपयोग हम नहीं करते। जबकि प्राकृतिक दृष्टि से जो रॉ मटेरियल जहां होता है, अगर उससे आप मकान बनाएंगे वो ज्यादा हाइजीनिक होगा और प्रकृति के साथ ज्यादा नजदीक होगा। सवाल ये है, हमारे यहाँ अब सरकारों में जो है ना, अधिकारी और कर्मचारी है ना, मात्र ये मान के चलते हैं कि हम कुर्सी में बैठ करके 2-4 कागज निकाल देंगे और उससे सब काम चलेगा। सरकार को, हिमाचल सरकार को बिल्कुल सावधान होना पड़ेगा। अब कोई है, अब तो मनी फ्लो भी आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो लोग सक्षम है, योग्य है, वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, नहीं है तो प्रशिक्षण उनको दिया जाए और एकदम इसमें काम जो है ना वार फुटिंग पर शुरू किया जाए। और सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस बोलने के लिए होता कुछ नहीं है, लोग उसी तरह से पुराने ढर्रे के साथ ही उसी ढंग से अप्लाई करिए जैसा पहले था। अगर वैसा ही करना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब ये ज्यादा समय ले लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हिमाचल सरकार कृषि की ओर ध्यान दे, ये बात ठीक है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। अभी जो करने वाली बात है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए एकदम वो लिस्ट ले ले भारत सरकार के, 600-700 ऐसी वस्तुएं जो चाइना बना रहा है, जो भारत जो है वो 15 दिन के बाद शुरू कर सकता है, उसकी जरूरत नहीं है। We not need to export these things or import these things from anywhere. इनके लिए मैं कहता हूं कितने लोगों को काम मिल जाएगा। योगी जी ने जो है इतने थोड़े से समय में काम का इतना बढ़ा दिया है, काम कर दिया है, लोगों को वो लोन भी दे रहे हैं, काम भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं।
अब हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए ना, एक बात तो एकदम ओवरनाइट ये हो नहीं सकता। अगर फसल भी उगाएंगे वो 6 महीने के बाद आएगी, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर ये छोटे उद्योगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, सॉरी, हाँ, इसमें दो चीजें हैं कि एक तरफ तो जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है कि अगर ये आर्थिक इसी तरह से प्रदेश की डगमगाती रही आर्थिक स्थिति, तो आने वाला समय ये होगा कि इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि सरकार के पास अपने सिस्टम को चलाने के लिए भी पर्याप्त धनराशि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपने खर्चों को, जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, नई नई गाड़ियां आ रही है, सबके टीएडीए बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये भी चिंताजनक है। तो इसमें भी मैं आपसे नहीं, उसमें मेरा ये कहना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जहां तक इसका सवाल है उसमें मेरा ये कहना है, जितने भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कश्मीर होते हुए उत्तराखंड तक जाइए, हिमाचल उसमें है, जितने भी हमारे पर्वतीय राज्य है, ये हमेशा जो है वो आर्थिक दृष्टि से विपन्न रहेंगी, क्योंकि यहाँ उतने सशक्त उद्योग नहीं लग सके जो इतनी आय सरकार को राजस्व जुटा करके दे। ये नहीं है। भारत सरकार का वरदहस्त इस राज्यों के लिए चाहिए। और इस समय ये तो एक ऐसा पैंडेमिक है, ऐसी स्थिति है कि जिसमें भारत सरकार के सहयोग के बगैर प्रदेश जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। प्रदेश असहाय है। वो अगर कुछ करना भी चाहता है, इवन देन इट विल टेक नॉट लेस देन 6 months टू जनरेट इनकम। इसमें टाइम लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेस्ट टाइम है ये विचार करने के लिए कि हम कहां कहां अपनी युवा शक्ति को जो है लगा सकते हैं, काम में लगा सकते हैं, और उनके लिए एक ऐसा वार फुटिंग पर काम करने वाला एक सेल ऐसा बनाया जाए जो रात दिन उसमें काम करे। वहां पर बच्चों को पता लगे कि वो आएंगे और वहां हमारे को उससे हेल्प मिलेगी। यानी यहां तक के लिए कि बैंकों से ऋण के क्लियरेंस तक जो है गवर्नमेंट शुड बी विद देम। जब ये होगा तो होगा। हाँ, जहां तक आपने खर्चों की बात की, मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि हर गवर्नमेंट को, वैसे तो हर एक सरकार प्रयास करती है भाई खर्चे कम किए जाए, लेकिन अगर अब भी कहीं थोड़े बहुत ज्यादा खर्चे कहीं हो रहे हैं तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा उसको देख लें, कुछ हम खर्चे कम करने की जहां कोशिश कर सकते हैं वो करनी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन वास्तविकता तो इस बात की ये है कि ये इस पर जोर दिया जाए और लोगों के लिए काम ढूंढे जाए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, जो एक एक ठेकेदार 100-100, 200 करोड़ के ले रहे हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जो है वो एकोमोडेट किया जा सके। अभी के मामले में तो मैं यही समझता हूँ, ये तो स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, इसमें क्या शक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सर। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से हमारे बीच आज एक हमने आवाज जनादेश की एक अच्छी पहल है।